नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 14वां है। इससे पहले 13वीं क्लास में हमने एथनो एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म पढ़ा था। ठीक है, क्या होता था, बात क्या होता है उस पर बात कर ली थी। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, अच्छे से कंप्लीट किया गया है उसको। ठीक है, आज 14वीं क्लास है। आज की क्लास का एजेंडा है कि हम ह्यूमन एक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी वॉलेंट्री एक्शन, कॉग्निटिव वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, और उसके बाद हम ह्यूमन फ्रीडम ऑफ विल क्या होता है वो पढ़ेंगे, और फ्रीडम ऑफ विल पे लोगों ने क्या क्या बोला है। और फ्रीडम ऑफ विल को लेके कुछ डिस्प्यूट है कि मानव का कोई फ्रीडम ऑफ विल है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सज़ा फिर किसको मिलनी चाहिए। इस पे आज ये पूरे क्लास का आज एजेंडा होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला ह्यूमन एक्शन, ये जा रहे हैं स्टार्ट करने। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, नॉर्मल सा है, बस एक्शन आप हमने पढ़ा ही है उसके बारे में, उसमें आगे ह्यूमन लगा देंगे। ठीक है, तो ह्यूमन एक्शन इसको कहते हैं जो सोच समझकर एक्शन करता है। ठीक है, कोई इंसान है जो सोच समझकर एक्शन करता है बिना किसी मजबूरी में, बिना मतलब उसके ऊपर कोई मजबूरी नहीं है, वो बिना सोचे समझे नहीं कर रहा है, वो पूरा सोच समझ कर एक्शन कर रहा है, तो वो ह्यूमन एक्शन होगा। ठीक है, जैसे माँ जो है बच्चे को गोद में लेती है। ठीक है, ये ह्यूमन एक्शन है। माफ़ी मांगना ह्यूमन एक्शन है, आपने सोचा, सोच समझ कर ही माफ़ी मांगना है। ठीक है, कोई मजबूरी नहीं, किसी दबाव में नहीं। ठीक है, ये ह्यूमन एक्शन होता है। नॉर्मल है बिल्कुल, जो आप लाइन पढ़ोगे बस नॉर्मल वही है ह्यूमन एक्शन, जो आप करते हैं बिना किसी दबाव में, पूरी तरीके से सोच समझ कर, वो होता है ह्यूमन एक्शन। ठीक है, अब इसमें आता है एक वॉलेंट्री ह्यूमन एक्शन। ठीक है, ये सारे एग्जांपल दिए हैं। अब हम ये पढ़ रहे हैं वॉलेंट्री ह्यूमन एक्शन। ठीक है, क्या होता है, स्वैच्छिक क्रिया क्या होती है या स्वैच्छिक कर्म क्या होता है कि अपने मन से, अपनी इच्छा से, जानबूझकर कोई एक्शन करना। ठीक है, वॉलेंट्री, स्वैच्छिक, अपनी मन से, अपनी इच्छा से। ठीक है, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, अपने से कर रहे हैं, जानबूझकर कुछ कर रहे हैं, तो वो वॉलेंट्री एक्शन हो गया। अब ह्यूमन एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन में थोड़ा मिक्स लग रहा होगा कि सेम ही है, नहीं, ये ह्यूमन एक्शन का सब पार्ट है। ठीक है, जब हम ह्यूमन एक्शन बोलते हैं ना, जैसे ह्यूमन एक्शन एक डब्बा हो गया, तो उसके अंदर वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, ये सब भरे हुए हैं। समझ में आ गया, तब जाके हम कहते हैं ह्यूमन एक्शन। अब ह्यूमन एक्शन में भी टाइप्स हैं। वॉलेंट्री एक्शन जो अपने मन से, इच्छा से और जानबूझकर कोई कार्य करता है, उसे वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। जैसे किसी की मदद करना, आप मन्नत मांगते हैं कि हे भगवान यूपीएससी हो जाए, तो एक लड्डू चढ़ाएंगे, होने के बाद 100 ग्राम चढ़ाने जाते हैं। ठीक है, दूसरा है इनवॉलेंट्री एक्शन। ये दूसरा टाइप है इसका, कि मतलब आपकी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, स्वैच्छिक नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, बिना सोचे समझे हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए छींकना आपके नियंत्रण में नहीं है, कभी भी आ सकता है। खांसी कभी भी आ सकती है। ठीक है, आप सपना देखते हैं, सपने में आप स्पाइडरमैन बन के जाल मार रहे होते हैं, जाल इधर से उधर बुन रहे होते हैं। ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है, आप स्पाइडरमैन जाल बन के खिड़की के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, सपने में, तो सपने में कोई बस नहीं है, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, क्योंकि काम हो रहा है आपका, तो सपने में हो रहा है सब। ठीक है, समझ में आ गया, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। हम थोड़ा इन्हीं एक्शन में थोड़ा सा कॉग्निटिव लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल पे जाएंगे। ठीक है, जैसे इन वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है, ये तो है वॉलेंट्री एक्शन है, चलो ठीक। अब हम इसके अंदर जाएंगे जी, कि वॉलेंट्री एक्शन में भी कॉग्निटिव वॉलेंट्री एक्शन क्या है, संज्ञानात्मक स्वैच्छिक क्रिया। ठीक है, क्या है आपके दिमाग के अंदर के लेवल पे। ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें आएगा कि सोच समझकर, जब इंसान सोच समझकर, समझदारी से और जानबूझकर कोई काम करता है। ठीक है, उसे कॉग्निटिव वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको कॉग्निटिव वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। मतलब क्या है इसका, इतना सब सेम ही लग रहा है सुनने में। मैंने बोला ना टाइप है ये सब। अब वॉलेंट्री एक्शन में भी टाइप, कॉग्निटिव वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, अपने दिमाग और सोच का इस्तेमाल करके खुद फैसला लेना और काम करना। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, सोच के
खुद फैसला ले रहे हैं आप और काम कर रहे हैं, यही है कॉग्निटिव वॉलंटरी एक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सुमित्रा एक नाम की एक स्टूडेंट है, वो जो है उसके स्कूल में हर साल एक कंपटीशन होता है। ठीक है, जो नेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स को भेजा जाता है उस कंपटीशन में, नेशनल लेवल का होता है। सुमित्रा सोचती है कि क्या मैं इसमें कंपटीशन में पार्ट लूँ, क्या मैं मेहनत करूँ, क्या मैं हिस्सा लूँ या नहीं, ये सोच रही है। ठीक है, घर वालों से बात करती है, शिक्षक का सुझाव लेती है, फिर सोचती है कि मैं हिस्सा लूँगी। सब सोच समझ के सारी चीज़ें सबसे सलाह मशवरा करके खुद से सोच के पूरी डिसीजन के साथ उसने बोला कि हाँ मैं पार्टिसिपेट करूँगी खेल में और मेहनत करूँगी। ठीक है, तो सुमित्रा ने यहाँ क्या किया, सोच समझकर ज्ञान से काम लिया। तो क्या है, ये खुद से फैसला किया, सोचा समझा। ये कॉग्निटिव वॉलंटरी एक्शन था। एक तो वॉलंटरी था, खुद से सोचा है, कॉग्निटिव था, दिमाग से पूरा सोचा है उसने, फिर उसने एक्शन डिसीजन लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कॉग्निटिव वॉलंटरी एक्शन को मोरल, इमोरल और नॉन मोरल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये पढ़ने जा रहे हैं। कॉग्निटिव एक्शन को मोरल और नॉन मोरल से कनेक्ट कर रहे हैं, जो कलर कर रहा हूँ ना मैं ऐसे इसमें, वो कॉग्निटिव मोरल एक्शन में क्या होगा, नॉर्मल सी बात है कि आप सोच समझकर, ठीक है, आपका इंटेंशन अच्छा है, ठीक है, आपका काम भी सही है, ठीक है, आपका इंटेंशन ठीक है, आपका काम भी सही है, तो मोरल एक्शन हो गया। मतलब आपने किसी की मदद करने की सोची, आपका कोई दोस्त है, आप उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, आपके पास पैसे हैं, आपने सोचा कि हाँ यार उसको दे देते हैं, उसकी मदद हो जाएगी और वो आगे बढ़ जाएगा, उसकी फीस उस जो भी उसकी दिक्कत होगी, समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आपने सोचा, फिर आपने एक्शन किया उस पर, कॉग्निटिव दिमाग से सोच के दिया उसको कि मेरा वापस भी पैसा कर देता है वो, तो एक टाइम के बाद कर भी देगा, तो आपने दे दिया। और कॉग्निटिव वॉलंटरी एक्शन में इमोरल एक्शन, ठीक है, कॉग्निटिव लेवल पे इमोरल एक्शन कि आपने देखा कि आपके दोस्त ने कोई नया फ़ोन लिया है, आप में ईर्ष्या आ गई कि आज इसका फ़ोन उड़ा देते हैं, चुरा लेंगे हम फ़ोन। ठीक है, आपका इंटेंशन गलत हो गया पूरी तरीके से कि हम इसको स्टिमुलस हुआ वो आपके लिए। एक एग्जांपल पीछे लिया ही था हमने। ठीक है, तो आपने चोरी कर ली, उसकी सोच समझ के चोरी किया है, कोई ये नहीं दबाव में नहीं आया कि चोरी नहीं करेंगे, आपने सोचा समझा कि क्या उड़ा ही देंगे अब, तो आपने चोरी करी। तो ये कॉग्निटिव जो है वॉलंटरी एक्शन है, वो भी इमोरल। नॉन मॉरल क्या है, न कोई नैतिकता से कोई लेना देना नहीं। आप सुबह उठते हैं, मौसम अच्छा है, आप सोचते हैं कि आज तो हम लाल कपड़ा पहनेंगे, लाल कपड़ा पहन के निकलेंगे। ठीक है, तो आपने सोचा समझा, मौसम देख लिया, तो आपने ये कॉग्निटिव वॉलंटरी एक्शन था, आपने सोच के अपने से पहना है, तो इससे किसी का लेना देना क्या है, आप कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है पहनिए जाइए। ठीक है, वॉलंटरी एक्शन में दूसरा टाइप हैबिचुअल वॉलंटरी एक्शन। ठीक है, आदतन स्वैच्छिक क्रिया। अब हम पढ़े हैबिचुअल वॉलंटरी एक्शन। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कॉग्निटिव इमोरल, कॉग्निटिव नॉन मोरल। अब हम पढ़ रहे हैं हैबिचुअल वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन का टाइप, सब टाइप हैबिचुअल। ठीक है, क्या है ये कि मन से, इच्छा से, लेकिन काम इतनी बार दोहराया जाए, मतलब आपने कोई मन और इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से कोई काम आप कर रहे हैं और उसी काम को बार बार कर रहे हैं, करने लगे लगातार, इतनी बार दोहराया कि वो आपकी आदत बन गई है। एग्जाम्पल के लिए आप सुबह उठ के सैर करने चले गए, आपने उठे सुबह कि चलो आज सैर करेंगे आज से एक दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, लगातार जाते रह गए, ये आपकी आदत का हिस्सा बन गया। ठीक है, ये हैबिचुअल वॉलंटरी एक्शन हो गया। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका सेहत अच्छी रहती है, स्वास्थ्य मजबूत हो गया आपका। ये हैबिचुअल वॉलंटरी एक्शन का एग्जाम्पल था, सैर करना सुबह उठ के। एक बार गए, 2 बार गए। बचपन में होता था ना कि आज सुबह उठेंगे 4 बजे और जाएंगे हम घूमने, टहलने, सेहत बनाने। नहीं उठ पाते थे, नींद आती थी, रजाई में घुस जाते थे वापस। लेकिन फिर धीरे धीरे आपने मजबूत किया मन को, और एक बार उठे, 2 बार उठे, फिर 3, 4, 5 करते 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 आप उठने लगे। ठीक है, ये हैबिचुअल वॉलंटरी एक्शन है। अब हम हैबिचुअल वॉलंटरी एक्शन को जो है मोरल, इमोरल और नॉन मोरल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आई रिपीट, मोरल, इमोरल और नॉन मोरल से हैबिचुअल और वॉलंटरी एक्शन को कनेक्ट करेंगे अब। ठीक है, बस कुछ नहीं है, बस सेम ही है सब। हैबिचुअल वॉलंटरी एक्शन में क्या होता है कि अच्छे काम करने की आदत पड़ जाती है, जैसे जिम जाना,
एक बार आदत पड़ गई, मन और सोचा से, इसमें वॉलेंट्री को अब ध्यान रखेंगे, स्वैच्छिक हो रहा है सब, लेकिन आदतन हो गया अभी। क्या होता है कि आप एक बार जिम जाते हैं, सर आपका बॉडी दुखता है, फिर जो है दूसरे दिन जाते हैं, धीरे धीरे करते करते फिर क्या उधर झेलना आपको आदत बन जाता है, फिर आप डेली जिम जाते हैं, इससे सेहत बनती है। इमोरल एक्शन, हैबिचुअल वॉलेंट्री एक्शन में इमोरल एक्शन क्या है? आप स्मोकिंग करने लगते हैं, एक बार पीते हैं, छल्ला बनाते हैं, फिर दूसरी बार छल्ला बनाते हैं, फिर आप एक दिन आप खुद ही छल्ला बनने लगते हैं, अंदर से छन्नी होने लगते हैं, छनने लगते हैं, स्मोकिंग की आदत लग जाती है। ये इमोरल एक्शन है, ठीक है। नॉन मोरल एक्शन क्या है? हैबिचुअल वॉलंटरी एक्शन में नॉन मोरल एक्शन क्या है? जो आपका आदत बन जाता है, जिससे किसी को नैतिक है ना अनैतिक है, निर्नैतिक है, उससे क्या लेना देना। कौन सा एग्जाम्पल बनेगा? चाय पीना, चाय पीने की आपकी आदत लग गई है, आप चाय पी रहे हैं, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला। एक टाइम पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, ये हैबिचुअल वॉलंटरी एक्शन का नॉन मोरल एक्शन था। समझ में आया? ये था, अभी तक हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन एक्शन। अब वो ह्यूमन एक्शन में भी वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन, और वॉलंटरी एक्शन का सब पार्ट क्या है? कॉग्निटिव वॉलंटरी एक्शन, उसमें भी मॉरल, इमोरल, नॉन मॉरल से कनेक्ट किया। फिर हैबिचुअल वॉलंटरी एक्शन पढ़ा हमने, हैबिचुअल वॉलंटरी एक्शन में भी मॉरल, नॉन मॉरल, इमोरल, सॉरी मॉरल, नॉन मॉरल और इमोरल एक्शन को देखा अभी तक, ज़्यादा कुछ कठिन रहा नहीं है उसमें। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रीडम ऑफ विल, इच्छा की स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। फोकस करेंगे सभी कि अब हम फ्रीडम ऑफ विल पे जा रहे हैं। मेन है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आप जीवन में अपने देखते होंगे ना आसपास, कि यार होता है कि आप जब सुनते हुए कुछ लोग सब कुछ लिखा हुआ है ऊपर, भगवान नहीं लिखा हुआ है। जब हम भगवान नहीं लिखा है तो फिर हमको सज़ा क्यों मिल रही है? हमने क्या किया? हम तो कठपुतली है, तो हमको क्यों सज़ा मिल रही है? इसी का जवाब मिलेगा इसमें फ्रीडम ऑफ विल में, कि स्वतंत्र जो है इच्छा की स्वतंत्रता क्या होती है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सुनते ही होंगे ना कुछ लोग आके साधु तंत्र लोग टाइप को बोलते हैं, अरे सब कुछ तो लिखा हुआ है, हम तो निमित्त मात्र है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब वही कर रहे हैं, तो सज़ा किसको दिया जाए? है तो हम ये लोक में, तो ये लोक का नियम लागू होगा ना। तो उसी का जो डिबेट है फ्रीडम ऑफ विल का, आज वही पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फोकस करेंगे। अभी जो हमने ह्यूमन एक्शन में वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कॉग्निटिव वॉलंटरी एक्शन में मोरल, नॉन मोरल, इमोरल, और उसके बाद हैबिचुअल वॉलंटरी एक्शन में मोरल, इमोरल, नॉन मोरल पढ़ लिया है। अब हम जा रहे हैं फ्रीडम ऑफ विल पढ़ने, फोकस करेंगे। क्या होता है फ्रीडम ऑफ विल, यानी इच्छा की स्वतंत्रता क्या होती है? इसका मतलब है कि इंसान अपनी मर्जी से, आई रिपीट, अपनी मर्जी से फैसले लेने की ताकत, उसके पास पावर है डिसीजन लेने की, अपनी मर्जी से, फ्री विल है उसका, आज़ादी से, फ्रीडम से चुन सके मतलब ऑप्शन ऑप्ट कर सके वो, ठीक है, खुद से करना और क्या नहीं करना, ठीक है। अपनी मर्जी से फैसले लेना है कि नहीं लेना है, फैसले लेने की ताकत है कि नहीं है, उसके पास आज़ादी है कि नहीं है, उसके पास ऑप्शन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें उसको खुद से चुनना है। खुद से चुन सकता है या नहीं चुन सकता है, ठीक है। तो इसे ही फ्रीडम ऑफ विल कहते हैं, अपनी मर्जी से फैसले लेने की ताकत, आज़ादी से चुन सके हर चीज़, ठीक है। इसमें चार चीज़ है, अपनी मर्जी से फैसले लेने की ताकत, तीसरा आज़ादी से, और चुन सके में मतलब उसके पास ऑप्शन हो, फ्री विल हो, डिसीजन लेने की शक्ति हो और आज़ादी हो, तब होता है फ्रीडम ऑफ विल, तब कहलाएगा कि फ्रीडम ऑफ विल। मान लीजिए कि इसका अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले रहा है, फैसले लेने की ताकत है लेकिन अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले रहा है, कोई इसको गन पॉइंट पे फैसला ले आ रहा है, तो ये फ्रीडम ऑफ विल नहीं होगा। गन लगा दिया, बोला डिसीजन लो, नहीं डिसीजन लो, तो वो दबाव में आ जाएगा, तो जहाँ दबाव, बाहरी प्रेशर आया, वो फ्रीडम ऑफ विल नहीं होगा, ठीक है। इच्छा की, उसका स्वतंत्र इच्छा नहीं है, इच्छा की स्वतंत्रता वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। फ्रीडम ऑफ विल का सीधा सा मतलब है कि आपकी मर्जी होनी चाहिए, आपका फैसले लेने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, और आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, तो आपके पास फ्रीडम ऑफ विल है, ठीक है। इसे ही फ्रीडम ऑफ विल कहते हैं। इंग्लिश में जानना हो तो विल, कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, फ्रीडम और ऑप्शन, ये चार चीज़ें होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ विल का अनिवार्य शर्त है ये,
एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल में एक गांव है, गांव में एक राहुल नाम का व्यक्ति रहता है, बच्चा है। वो उसने उसकी इच्छा है कि वो पढ़ाई लिखाई करे, खूब आगे बढ़े, लेकिन उसके माता पिता चाहते हैं कि वो खेती में हाथ बटाए, मतलब खेती करे। ठीक है। तो एक दिन क्या करता है कि राहुल सोचता है कि क्या मैं अपनी मर्जी से अपनी मर्जी जो है मैं अपनी ज़िंदगी दूसरों की मर्जी से अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा क्या। वो ऐसा सोच रहा है कि जो मेरी ज़िंदगी है, क्या मैं अपनी ज़िंदगी अपने से नहीं जी पाऊंगा, दूसरों की मर्जी से जीऊँगा, या मैं खुद फैसला लूँगा कि नहीं लूँगा, मैं क्या बनना चाहता हूँ ये फैसला तो मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है। तो एक दिन राहुल क्या करता है, अपने माता पिता से कहता है, माता पिता जी मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। ठीक है। अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं खेती नहीं करना चाहता। तो माता पिता पहले थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं ठीक है, बच्चा अपना बड़ा हो गया, वो अपने से डिसीजन ले सकता है, वो कुछ करना चाहता है तो हम उसका साथ देंगे। ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, राहुल ने जो है अपने फ्रीडम ऑफ विल का इस्तेमाल किया। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ विल है राहुल का पूरा। उसने क्या किया, अपने मर्जी से फैसले लेने की ताकत थी उसके पास, उसने आज़ादी से अपना विकल्प चुना कि वो पढ़ाई करेगा। उसके ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं था, उसने पूरा बोल दिया कि मुझे यही करना है, आप लोग मुझ पर प्रेशर नहीं बना सकते। ठीक है। यही है फ्रीडम ऑफ विल। अगर इन चारों में से कोई भी एक लैग करता है तो वहाँ फ्रीडम ऑफ विल आएगा ही नहीं। और आज यही डिबेट समझेंगे कि फ्रीडम ऑफ विल का डिस्प्यूट क्या है, और फ्रीडम ऑफ विल में भगवत गीता में कहाँ आ जाता है, वो सारी चीज़ें बारीक चीज़ें हम समझेंगे। तो सवाल ये है कि फ्रीडम ऑफ विल क्यों ज़रूरी है। इतना फ्रीडम ऑफ विल तो समझ लिया कि हम अपनी मर्जी से डिसीजन लेने की ताकत, स्वतंत्रता और ऑप्शंस होने चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ विल क्यों ज़रूरी है। अब इसका जवाब है कि क्योंकि हम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल सकें। ठीक है। मान लीजिए किसी ने कुछ गलत किया या कुछ सही किया, तो हम उसको बोल सकें कि हाँ तुमने किया है, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नैतिक है कि अनैतिक काम है या निर्नैतिक काम है, ये सारी चीज़ें हम उस पर डाल सकें कि तुमने किया है। इसलिए हमें फ्रीडम ऑफ विल हमें चाहिए, ये इसलिए ज़रूरी है फ्रीडम ऑफ विल। अगर अब फ्रीडम ऑफ विल नहीं होगा तो हम किसी को सज़ा नहीं दे पाएंगे। आप जुडिशरी में इसका बहुत बड़ा रोल है, जुडिशरी में और आपके आम जीवन में, या फिर जो एसडीएम डीएम बनते हैं, या फिर आप आयकर विभाग या किसी में बनते हैं, तो आपका एक पूरा एक न्यायालय टाइप का कुछ बनता है। ठीक है। जहाँ पे आप फैसले लेते हैं, कुछ लोगों की सुनवाई करते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं, तो वहाँ पे आपका फ्रीडम ऑफ विल हर जगह लागू होगा। न्याय व्यवस्था में तो सबसे ज़्यादा प्रश्न ये उठता है कि फ्रीडम ऑफ विल क्या है, किसका है भी कि नहीं है। अगर नहीं है किसी का फ्रीडम ऑफ विल तो किसी को सज़ा नहीं मिल सकती। और जुडिशरी जो है, अभी आगे आएंगे तो जुडिशरी किस पे काम करती है फ्रीडम ऑफ विल को समझने के लिए हम उससे बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ क्या है, हम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे डाल सके, इसलिए हमें जो है फ्रीडम ऑफ विल ज़रूरी है। अब मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, अभी बताया कि मान लीजिए किसी ने कोई गलती की है, उसको सज़ा देना है। मान लीजिए हत्या की है, तो अब हम किसको बोले, अब जिसने हत्या की है तो हम उसको बोलेंगे ना कि तुमने हत्या की है, चलो एफआईआर हुआ है, चलो तुम्हारे कोर्ट में तुम्हारी सुनवाई है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे कि तुमने हत्या की है। अगर वो बोलेगा कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ऊपर वाला करने वाला है सब कुछ, तो किसको सज़ा दिया जाएगा। अगर ये मान लिया जाए कि भगवान सब कर रहे हैं, तो फिर तो सज़ा किसी को नहीं मिलेगी, सब अपने मन मर्जी से पूरा अराजकता फैला देंगे। तो इसीलिए हमें फ्रीडम ऑफ विल चाहिए होता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने किया उस पर डाल सकें। ठीक है। इसको और आसान से समझे कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, चॉइस ही नहीं था, तो हम जिम्मेदार किसको ठहराएंगे। अगर बोल दे कोई कि हमारे पास तो चॉइस ही नहीं था, वो बोला था ना उस स्टार्टिंग में आपको, फ्रीडम ऑफ विल किसे कहते हैं, आपकी फ्री विल होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, ऑप्शन होने चाहिए, डिसीजन लेने की शक्ति होनी चाहिए, इन चारों में से सभी होने चाहिए। एक भी लैक किया तो फ्रीडम ऑफ विल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर व्यक्ति कहे कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, चॉइस ही नहीं था, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डालेंगे। ठीक है। इसलिए हमें फ्रीडम ऑफ विल चाहिए कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी को ब्लेम कर सके कि हाँ आपने हत्या की है, आपको सज़ा मिलेगी, आपने गलती की है, आपको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ विल का अप्रोच क्या है, हम दो अप्रोच समझेंगे इसमें, एक इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी में सबको पता है कि हम भगवत गीता का ही एग्जाम्पल लेंगे, एक ही एग्जाम्पल लेंगे, उसी से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अप्रोच का मतलब क्या है कि फ्रीडम ऑफ विल यहाँ पे का मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ विल किस सेंस में कहाँ कहाँ क्या क्या कहा गया है, कि फ्रीडम ऑफ विल आता कहाँ से है। ठीक है। किस किस संदर्भ में कहाँ कहाँ किस किस
पॉइंट पे फ्रीडम ऑफ विल माना जाएगा। दो अप्रोच है, इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी। आई रिपीट कि इसको सर्वमान्य नहीं मान लेना है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि जुडिशरी किसको मानती है, ठीक है, जिस जुडिशरी किस पे काम करती है। तो इस पे अभी फोकस करेंगे। इंडियन फिलोसफी में भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से एक जगह कह रहे हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये लाइन बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। कुछ लोग इसका मतलब ये निकाल लेते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, फल कहते हैं ना कि फल की चिंता ही मत करो, एकदम फल मिलेगा नहीं मिलेगा, इस मूड में आ जाते हैं कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर ध्यान मत दो, कर्म करो केवल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण जी जो कह रहे हैं ना, बस इतना ही कह रहे हैं कि कर्म करो, फल मिलेगा, फल की चिंता मत करो, समझे। मतलब ये है कि जो तुम परिणाम सोच रहे हो ना पूरी तरीके से, उस पर ध्यान मत लगाओ, केवल उस पर लगाना ही नहीं, वो तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। बाई प्रोडक्ट है कि तुम जो जैसा करोगे वैसा तुमको मिलेगा ही मिलेगा। कहते हैं ना जैसी करनी वैसी बननी, तुमको मिलेगा ही मिलेगा। ये सोच लेना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, इसका मतलब कुछ लोग सेंस लगा लेते हैं ना कि और चिंता क्यों नहीं करे भाई, हम काम करेंगे, हम फल की चिंता सोचे नहीं कि हमको फल मिलेगा। वो ये नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं कि मिलेगा भाई मिलेगा, तुम ऐसा काम करो, बस ध्यान हटाओ पहले वहाँ से। मेन तुम्हारा बिंदु जो है ना, तुम टारगेट सीधे फाइनल पे जा रहे हो, फाइनल पे ध्यान मत दो, तुम प्रोसेस पे ध्यान दो पहले। प्रोसेस ठीक रहेगा तो तुमको मिल जाएगा वो, और मिलेगा ही मिलेगा। आपको गणित में आप क्वेश्चन लगाते हैं, अगर जरा सा फार्मूला गलत होता है तो क्या होता है, आंसर आता है, तुरंत गलत आंसर आता है। ठीक वहाँ यहाँ उसी को यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। अगर आपका फार्मूला ठीक रहा, सारा तरीका ठीक रहा, तो फल मिल जाएगा तुरंत। यही समझाने की कोशिश कर रहे थे श्री कृष्ण जी भगवत गीता में, और लोगों ने इसका गलत सेंस निकाला है। मतलब क्या है इसका कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसमें मतलब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ विल क्या है कि आदमी जो है कर्म चुन सकते हैं, ठीक है, कर्म चुन सकते हैं, फल नहीं चुन सकते। आदमी के हाथ में कर्म चुनने की आज़ादी है, कर्म चुनने की आज़ादी है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ विल, कर्म चुनने की आज़ादी है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ विल क्या है, केवल यहाँ पे कर्म आप यही चुन सकते हैं, इसके अलावा नहीं। आप अपने कर्तव्य पे ध्यान दीजिए, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ठीक है। ये इंडियन फिलोसफी के एंगल से था। क्या है कि इंडियन फिलोसफी किस पे जोर दे रही है, कर्म पे, आपके एक्शन पे। आप एक्शन लेने के लिए फ्रीडम ऑफ विल है आपके पास। इसका मतलब ये मान रही है कि आपके जो एक्शन है वो आपके फ्रीडम ऑफ विल से ही हो रहा है, ये कोई बाहरी शक्ति नहीं लगा रही है आप पे। समझ में आ रहा है कि एक्शन लेना आपका फ्रीडम ऑफ विल है। ये बोल रही है भगवत गीता कि आपका जो एक्शन है वो आपका ही फ्रीडम ऑफ विल है। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान ने बोल दिया कि अरे उन्हीं के ऊपर है। वो तो साफ साफ बोल रहे हैं ना कि जो तुमने किया है वो तुम्हारा ही फ्रीडम ऑफ विल है और किसी और का नहीं है। हमारे ऊपर ब्लेम मत डालो, सीधा चॉइस दे दिया है तुमको कि तुम्हारा फ्रीडम ऑफ विल है, कर्म चुनना तुम्हारा ही फ्रीडम ऑफ विल है और किसी का नहीं है, ठीक है। तो आप जो करेंगे काम वो आपका फ्रीडम ऑफ विल है। ये भगवत गीता की लाइन है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, यानी यहाँ पे कर्म जो है आपका फ्रीडम ऑफ विल है। अब हम वेस्टर्न फिलोसफी में आएंगे। इंडियन फिलोसफी में इतना ही समझाना था, ठीक है। तो ये जो बारीक थीन लाइन थी समझ में आया, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये नहीं बोलना कि फल की चिंता मत करो मिलेगा ही नहीं। कुछ लोग सेंस लगा लेते हैं चिंता मत करो नहीं मिलेगा, मिलेगा। अगर आपका फॉर्मूला ठीक है, तरीका ठीक है तो तुरंत मिलेगा। कहते हैं ना सही दिशा में प्रयास करो, दिशा ही नहीं पता होती कुछ लोगों को, ठीक है। अगर जिनको पता होती तो उनको तुरंत मिलता है। आप देखते हैं कम कम उम्र के लोग सक्सेसफुल लोग दिखते हैं आपको, उनको तरीका पता होता है और उनके पास बहुत सारे संसाधन भी होते हैं और भी फैक्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ जो समझाना था वो समझा दिया मैंने कि कर्म की आज़ादी जो है, फ्रीडम ऑफ विल, वो आपकी है। ये धर्म भी कह रहा है, जो धार्मिक की बुक है वो भी कह रहे हैं, जिनको सुप्रीम माना जाता है, बिल्कुल कृष्ण को सुप्रीम माना जाता है, उनको सबसे ज़्यादा क्रिएट बोलते हैं कि वो धरती को चला रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि कर्म की आज़ादी तुम्हारा है। ये इंडियन फिलोसफी था। अब वेस्टर्न फिलोसफी में हम पढ़ेंगे इमैनुअल कांट, ठीक है। सब पढ़ते वक्त उनको कहते हैं आई कांट इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि इनको पढ़ के लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए पढ़ने के बाद कहते हैं आई कांट। लेकिन हम लोग बोलेंगे आई कैन, क्यों, तो तीन चीज़ें हैं। इमैनुअल कांट में जो है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी मानी जाएगी जब विकल्प चुनने की आज़ादी हो।
इमैनुअल कांट कह रहे हैं कि आपके पास, आपको रिस्पॉन्सिबल तभी ठहराया जाएगा जब आपके पास चॉइस होगी। अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, आपने कुछ गलत काम कर दिया, आपके चॉइस नहीं थी, आप गलत काम ही करेंगे, आपके पास कोई चॉइस वॉइस नहीं थी, आपने मजबूरी में कर दिया कोई गलत काम, आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए आपके पास चॉइस होनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति हत्यारा बन गया है, उसके पास चॉइस नहीं थी, बन गया, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर वहीं पे इमैनुअल कांट का कहना है, अगर इमैनुअल कांट मान लीजिए कि ये कहते हैं कि आपके पास अच्छे बनने का भी रास्ता है, बुरा बनने की भी रास्ता है, ठीक है, लेकिन आप बुरे रास्ते पे गए, तब आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तब आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, मोरली रिस्पॉन्सिबल है, यही कह रहे हैं, ठीक है। जब तक कि आपको मजबूर ना किया जाए, मजबूर मतलब बाहरी शक्ति, मैंने कहा ना फ्रीडम ऑफ विल तभी अप्लाई होगा जब एकदम पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर डिसीजन ले, बाहरी दबाव जैसे ही आया फ्रीडम ऑफ विल खत्म। यही बोल रहे हैं वो कि अगर तुम्हें मजबूर किया जाए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं। बंदूक की नोक पर कह दे कि कोई चोरी करो तो फिर क्या करोगे। समझ में आया फ्रीडम ऑफ, इमैनुअल कांट क्या कह रहे थे, श्री कृष्ण क्या बोल रहे थे भगवद गीता में। इमैनुअल कांट का कहना है कि आपके पास चॉइस होनी चाहिए, अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो आप मोरली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपका जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपके पास आप ही गलत, मतलब सही करेंगे तो आप ही रिस्पॉन्सिबल है, गलत करेंगे तो आप ही रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये है कि आप फ्रीडम ऑफ विल आपके पास है, कर्म करने का जो फ्रीडम ऑफ विल है, एक्शन लेने का जो फ्रीडम ऑफ विल है आपके पास है, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, ठीक है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इसका मतलब ये है एथिक्स के सेंस में। और जीन पॉल सार्त्र, अब हम पढ़ेंगे जीन पॉल सार्त्र, ये भी वेस्टर्न फिलोसफी के ही क्या है कि फ्रीडम ऑफ विल के बारे में ये क्या बोल रहे हैं। इनका है जीन पॉल शास्त्र का अस्तित्ववाद, ठीक है, अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म इसको बोलते हैं इंग्लिश में, अस्तित्ववाद। हम फ्रीडम ऑफ विल पढ़ रहे थे, इसमें अस्तित्ववाद पढ़े जीन पॉल सार्त्र, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, एक सेकेंड बस। ये जीन पॉल सार्त्र पढ़ रही है, ये इनका कहना है कि मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, मतलब कि इंसान के पास इतनी आज़ादी है कि उसे हर चीज़ खुद चुननी पड़ती है। आप कहेंगे कि इसका भी क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हर चीज़ तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा से तय होती है, ठीक है, हर चीज़। गलती करते हो तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। इनका मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ विल तुम्हारे पास है, ठीक है, तुम जो कर रहे हो इसमें कोई किंतु परंतु नंतु जंतु कुछ नहीं, तुम जो कर रहे हो तुम ही तुम्हारा ही गलती है ये, ठीक है, फ्रीडम ऑफ विल तुम्हारा ही है। इनका सीधा सा मतलब अस्तित्ववाद यही कहता है कि तुम्हारा अस्तित्व है इसलिए तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ विल है। अगर तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ विल है, जो दो तुम करोगे वही, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो और कोई नहीं है। ये कोई बीच का रास्ता नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं थे, आपके पास ये नहीं था, आपके पास वो नहीं था, कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं सुनना आती, तो बस सीधा ये बोलता है जीन पॉल सार्त्र बोल रहे हैं कि अगर तुम कुछ गलत करोगे तो रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो, कुछ अच्छा करोगे तो रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो, तुम्हारे पास पूरा फ्रीडम ऑफ विल है, कोई किंतु परंतु जंतु नंतु कुछ नहीं। जहाँ पे भगवत गीता ये कह रही है कि कर्म करने का फ्रीडम ऑफ विल तुम्हारे पास है, ठीक है, केवल कर्म। और वहीं कह रहा है इमैनुअल कांट की अगर तुम्हारे पास चॉइस नहीं है तो तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, अगर तुम्हारे पास चॉइस है तब तुम रिस्पॉन्सिबल हो। चॉइस है, तुमने गलत रास्ता अपनाया तुम रिस्पॉन्सिबल हो, चॉइस है तुमने सही रास्ता अपनाया तुम रिस्पॉन्सिबल हो। जीन पॉल सार्त्र कह रहे हैं गिनतु परंतु जंतु सब हटाओ, तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ विल है, अगर तुम सही करो गलत करो कुछ भी करो तुमने किया है, ठीक है। ये था अप्रोच फ्रीडम ऑफ विल को लेके। और हम ये डिस्प्यूट पढ़ने जा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ विल का डिस्प्यूट क्या था, ठीक है। जो इथिक्स में डिस्प्यूट चलता है ना कि फ्रीडम ऑफ विल है कि नहीं है हमारे पास, या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, नियतिवादी अब पढ़ते होंगे ना, डिटर्मिनिज्म। डिस्प्यूट क्या है, कुछ दार्शनिकों और विचारधाराओं के बीच इस बात को लेकर डिस्प्यूट है कि इंसान सच में पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने निर्णय में लेने में या नहीं। मेन डिबेट यही है कि क्या इंसान पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपने डिसीजन लेने में कि नहीं, यही डिबेट है। और इसी डिबेट को हम समझेंगे। एक इस डिबेट में पहला आता है डिटर्मिनिज्म, नियतिवादी या निर्धारणवाद। आपने सुना होगा ना इस तरीके की बातें, अरे सब कुछ तो पहले से ही लिखा हुआ है, हम क्या करें, ये सब तो पहले से ही नियति में लिखा हुआ है। ये नियतिवादी टाइप के लोग हैं, ठीक है।
अभी हम इसका मतलब ये नहीं निकालेंगे कि सब कुछ लिखा हुआ है तो ब्रह्मा की किताब में लिखा हुआ है, नहीं। इसका मतलब ये है ही नहीं कि ब्रह्मा की किताब में लिखा हुआ, इसका भगवान से नहीं जोड़ना है। इसका यहाँ मतलब कुछ और है। डिटर्मिनिज्म का मतलब, नियतिवादी का मतलब कुछ और है यहाँ पे। इसको ये लोक से ही जोड़ना है, परलोक में नहीं जाना है। वो जो लोग बोलते हैं वो लोग अपने मूड में बोलते हैं, भगवान के मतलब धार्मिक एंगल में। हम यहाँ धार्मिक एंगल नहीं लेंगे कि ब्रह्मा की किताब में कुछ लिखा हुआ है पहले से ही, वो वाली बात नहीं। ये डिटर्मिनिज्म, नियतिवादी, नीतिवाद कुछ अलग है वही, लेकिन ब्रह्मा से नहीं है। ये कोई पारलौकिक नहीं है, ये लौकिक से जुड़ा हुआ मामला है सारा। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी होता है वह पहले से तय कारणों की वजह से होता है। अब सवाल ये है कि तय कारणों की वजह से होता है, तो उसमें तय कारण क्या है? क्या भगवान वाला है क्या? नहीं, भगवान वाला नहीं है। यानी हर घटना को कोई ना कोई कारण होता है, हर जो घटना होती है उसका पहले कोई कारण होता है, और वही कारण आगे चलकर आपका परिणाम पैदा करता है। आसान भाषा में, आज जो हो रहा है वह कल हुए किसी कारण से हो रहा है। आज जो हो रहा है, आपने कांड कोई किया होगा पिछले टाइम पे, उसी के कारण आज हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपको बहुत सारा धन संपत्ति मिला, ठीक है, आपका विवाह हुआ, आपके बच्चे छोटे हैं, आपको धन संपत्ति मिला, लेकिन आपकी चेतना काम नहीं की, आपने पैसे उड़ा दिए सारे, खूब खाया पिया, मौज की, उड़ा दिया पैसा। भविष्य के लिए कुछ बचा नहीं। आपको लगा कि फिर से आ जाएगा, लेकिन आया नहीं, गरीबी छा गई पूरी। तो आपने पीछे जो उड़ाया उसका ही वो जो कारण था वही आज आपका परिणाम बन गया ना। यही कह रहे हैं नीतिवादी। वो भगवान से नहीं जोड़ेंगे, जो आप पीछे कुछ कांड करेंगे ना उसका ही कारण आगे आके सामने आएगा आपके। कहने का मतलब ये, पीछे कुछ आपने किया है, 4 साल 5 साल पहले कुछ किया है, लेकिन आपको लगा कि अब तो हमारे साथ कुछ होने वाला है नहीं, वो पीछा करता है, फिर उसका इफेक्ट आएगा आपके सामने एक दिन। ये कह रहे हैं नियतिवादी। यही है नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म। भगवान से नहीं जोड़ना है इसको, ठीक है। और आज का जो काम है, आज का जो काम आप करेंगे आज, उसका कल परिणाम है। मान लीजिए आपने पिछले टाइम पे खूब पैसा उड़ा दिया, आज गरीब हो गए, लेकिन आज मेहनत करेंगे आप, आज खूब ज़्यादा मेहनत की, आपने खुद पैसे अर्न किए, फिर आपको पैसे का मैनेजमेंट आ गया कि पैसे कैसे मैनेज होते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, पैसों का रख रखाव मेंटेनेंस कैसे होता है, जिससे पैसे लगातार बने रहे, तो आपको कल उसका परिणाम मिलेगा। अच्छा, यही है नीतिवाद, डिटर्मिनिज्म। ये कहता है नियतिवादी, ठीक है। उदाहरण ले लेंगे। अब इसका फ्रीडम ऑफ विल से क्या लेने देना है, आएंगे उस पर, लेकिन अभी नियतिवाद को समझ लेना है अच्छे से। अभी एथिक्स के एंगल से नहीं बता रहे हैं हम आपको, अभी केवल और केवल आपको डिटर्मिनिज्म समझाया जा रहा है, ठीक है। नीतिवादी निर्धारणवाद क्या है? मान लीजिए कि अगर आप हवा में गेंद फेंकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा? ज़मीन पे नीचे गिरेगा, जाहिर सी बात है। क्यों गिरेगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नाम का एक नेचुरल लॉ है, प्राकृतिक नियम है, ग्रेविटी, इसलिए नीचे गिरेगा। मतलब यह तय है कि गेंद हवा में तो लटकी नहीं रहेगी, यह तय है कि हवा में गेंद नहीं लटकी रहेगी, नीचे ही आएगी। आप फेंकेंगे वो नीचे आएगी, ये तय है, ठीक है। ये तय है, पहले से ही तय है, ये प्राकृतिक नियम है। अब यहाँ पे कुछ लग रहा है ना कि पहले से ही तय है, पहले से ही तय है, तो ये नीतिवादी है, डिटर्मिनिज्म। पहले से ही तय है, आप गेंद ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ग्रेविटी है, नेचुरल लॉ है ये, ठीक है। पहले से ही तय था कि आप गेंद फेंकेंगे, अब पेन है, पेन हवा में फेंकेंगे, नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ये तय है, ठीक है। यहाँ गेंद गिरने का कारण ग्रेविटी है, और यह पहले से ही तय है कि गेंद गिरेगी। अब दूसरा एग्जाम्पल है, आपने एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट, ठीक है। मान लो तुमने पढ़ाई अच्छी की है, ठीक है, मार्क्स अच्छे आएंगे। आपने पढ़ाई अच्छी की है, मार्क्स अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे मिलेंगे। पढ़ाई नहीं की है, फेल हो सकते हैं, परिणाम फेल हो सकते हैं। यानी रिजल्ट अचानक से नहीं आता है, रिजल्ट अचानक से नहीं आता है, उसके पीछे पहले से किए गए काम, कॉज तय करते हैं कि आउटकम क्या होगा, ठीक है। आपके कारण तय करते हैं कि आपने पढ़ाई की है नहीं की है, उसी से तय होगा कि आगे क्या होगा, ठीक है। यहाँ मेहनत कारण है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ मेहनत कारण है, नतीजा उसका परिणाम। आप पढ़ाई करे होंगे पीछे तो तय होगा कि आपका नंबर, आप पास हो जाएंगे, तय है कि पास होंगे, ठीक है। कंपटीशन के एग्जाम की बात नहीं कर रहे, जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, वो एक रोटी को खाने के लिए अगर 1000 लोग दौड़ जाए तो वहाँ पे तो किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वो तो अनिश्चितता है पूरी तरीके से।
लेकिन स्कूल कॉलेजेस में अगर आपने पढ़ा है तो आप पास होंगे ही होंगे। एक जनरल सेंस में बोल रहे हैं हम, यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं कि सब कोई पास ही हो जाएगा वाला जो पॉलिसी आती है। ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल है बीज और पेड़ का, कि आम का बीज बोएंगे तो किसका पेड़ निकलेगा? आम का। नीम का बोएंगे, नीम का निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आम का बीज बोकर आप नीम पाले। ठीक है। तो यहाँ पेड़ से बीज जो है, पेड़ पहले से बीज से तय है, मतलब डिटरमाइन है कि आप जो है बीज लगाओगे तो पेड़ उगेगा ही उगेगा। आम का पेड़ लगेगा तो आम का मिलेगा ही मिलेगा, ये पहले से ही तय है। यही है नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म। समझ में आ रहा है? पहले से ही तय है, आप जो पेड़ लगाओगे आम का तो आम का ही मिलेगा। आम लगा के नीम पालो, ये नहीं होगा, ये तय नहीं है। और ये भी तय है कि ये तय नहीं है। समझ में आया? ये भी तय है कि ये तय नहीं है कि आप आम लगाओ नीम पालो, ये तय है कि आम लगाओगे तो आम ही मिलेगा। अब हम आएंगे फिलोसफी, डिटर्मिनिज्म का फिलोसफिकल एंगल में। ठीक है, दार्शनिक आधार लेंगे उसका, इसी में एथिक्स भी आएगा। अब सवाल यही है, मेन सवाल का जवाब यही है जो हम अभी डिस्प्यूट पढ़ रहे थे ना, कि फ्रीडम ऑफ विल का। तो डिटर्मिनिज्म में आ रहा है कि इंसान के विचार, फैसले, कर्म किसी भी कारण, जैसे जीन्स, आपकी इन्वायरमेंट, आपके एक्सपीरियंस जो है, उनकी वजह से पहले से तय होते हैं। अब कहेंगे इसका क्या मतलब है यार, पहले से तय होते हैं? जो आप डिसीजन ले रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, यानी तुम्हें आज जो सोचना है या करना है वो भी तुम्हारे पिछले अनुभवों, शिक्षा, परिस्थितियों से ही निर्धारित होते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल लेके और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है। अगर किसी बच्चे का पालन पोषण पढ़े लिखे परिवार में हुआ है, मान लीजिए एक वेल एलीट क्लास है, पढ़ा हुआ घर परिवार, उसका पढ़े लिखे माता पिता है, बच्चे को खूब पढ़ाए, तो उसके सोचने समझने का तरीका अलग होगा। ठीक है। वहीं अगर एक बच्चा जो है खुद जो है युद्धग्रस्त इलाके में पैदा हुआ हो तो उसकी सोच बिल्कुल अलग होगी। मान लीजिए कहीं किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में कोई पैदा हुआ है, इजराइल गाजा का जो चल रहा है, मान लीजिए वहाँ कोई पैदा हुआ। अब कोई पैदा हुआ यूरोप में, उसकी सोच, उस बच्चे की सोच और उस बच्चे की सोच जो यूरोप में पैदा हुआ, जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा उसमें। वो बच्चा सोचेगा, एक बच्चा गाजा में जो है वो खाने पीने के बारे में सोचेगा, और एक बच्चा जो है आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा, खाने पीने से ऊपर उठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्वाइवल ही अभी गाजा में बच्चों को खाने के ही लाले पड़े हुए, तो उससे ऊपर वो सोचेगा नहीं, सोच का फर्क आ जाएगा। ठीक है। तो एक कहानी समझते हैं कि मान लो कि राम व श्याम दोनों एक गांव में रहते हैं। ठीक है। राम के घर में शिक्षा का बहुत महत्व दिया जाता है, रोज किताबें और चर्चाएं होती है। श्याम का परिवार खेती करता है, शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं देता है। ठीक। अब बड़ा होकर राम जो है आईएएस की तैयारी करता है और श्याम खेती संभालता है। राम आईएएस की तैयारी करता है और श्याम खेती संभालता है। यहाँ यह कहना गलत होगा कि श्याम के पास भी आज़ादी थी आईएएस बनने की। ठीक है। यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि श्याम के पास भी आज़ादी थी आईएएस बनने की। क्यों? क्योंकि परिस्थितियाँ, कॉज यानी परिस्थितियाँ पहले से ही उसे एक रास्ते की ओर खींच रही थी। डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद। राम का घर का परिवार पढ़ा लिखा था, इसलिए उसका दिमाग आईएएस की तरफ गया, पहले से तय था, उसका दिमाग उस तरीके से सेंटर किया गया। श्याम का परिवार खेती करता था, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, तो इसलिए श्याम आईएएस की तरफ सोच ही नहीं रहा था, उसका दिमाग किसी और की तरफ चला गया। ठीक है। तो परिस्थितियां तय की। तो यहाँ पे नियतिवाद आया कि जो पहले से ही तय है कि अगर आपके घर का माहौल ठीक है, आपके पढ़ने पे ध्यान दिया जा रहा है, सारी चीज़ें पहले से बेहतर है, सारी चीज़ें, तो आप अच्छी है, ये तय है कि आप बेहतर करेंगे, आप बेहतर सोचेंगे। एक परिवार, गरीब परिवार का जो खाने पीने से ऊपर उठ नहीं पा रहा है, वो आगे आप सोच सकते हैं कि वो क्या सोचेगा, कि आईएएस बनने का सोचेगा या फिर अपने सर्वाइवल के बारे में सोचेगा। ये है नियतिवाद, जो परिस्थिति पहले से ही तय है। ये तय है कि परिस्थितियां पहले क्या थी, आगे आप क्या बनेंगे, ये तय रहता है। यही है नियतिवाद। नियतिवाद किसी भगवान से मत जोड़ लीजिएगा कि भगवान के ब्रह्मा की किताब में कुछ लिखा हुआ है। आज आप मेहनत करेंगे, कल उसका परिणाम दिखेगा। उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, उसका भी परिणाम दिखेगा, और दिखता ही दिखता है। यही है नियतिवाद। आप पिछले काम कैसे कांड कर बैठे हैं, वो आज आपके सामने आएगा। आज जो करेंगे वो फ्यूचर में आपके सामने आएगा। यही है नियतिवाद।
नियतिवाद का जो गलत मतलब निकाल के बैठे हैं लोग, उनसे ऊपर उठिए। नियतिवाद का कोई पारलौकिक मतलब नहीं है यहाँ पे जो पढ़ाया गया है। नियतिवाद का मतलब सीधा ये लोक से है, आपके जो कर्म है पिछले टाइम के, इसका एक लाइन में याद करना हो नियतिवाद को ना, ये लाइन याद रखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। पिछले टाइम में आपने क्या किया है वो आज आपको मिलेगा, आज आप क्या करेंगे कल आपको मिलेगा, ये पहले से तय है। आप गलत काम करेंगे आपका परिणाम गलत आएगा ही आएगा, यही है नियतिवाद। डेली लाइफ में क्या असर देखने को मिलता है, आप डेली लाइफ में जाते होंगे ना, कि मान लीजिए आपके घर में बारिश हो रही है बाहर, ठीक है, क्या करेंगे आप, छाता लेंगे ही लेंगे, छाता साथ ले जाएंगे। ये क्या है, डिटर्मिनिस्टिक चॉइस है, पहले से तय है कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो हम छाता लेंगे, ये डिटर्मिनिस्टिक चॉइस है। बारिश बाहर हो रही है, छाता लेना है, कि बारिश हो रही नहीं हम छाता नहीं लेंगे, हम चले जाएंगे वैसे ही भीगते हुए, छाता लेना पड़ेगा, आप छाता ऐसे उठाएंगे, आपकी चॉइस सीधे पहले से तय है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ विल नहीं है यहाँ, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है यहाँ पे, आप पहले से सारी चीज़ें तय है। डिटर्मिनिज्म जो कह रहा है कि आपकी फ्रीडम ऑफ विल नहीं है यहाँ, पहले से तय है। अब आ गया ना फ्रीडम ऑफ विल, अभी हम शुरू यही डिबेट कर रहे हैं कि हर फ्रीडम ऑफ विल पे क्या क्या डिबेट चल रहा है। डिटर्मिनिस्ट कहते हैं कि हमारे जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस हमारे पास नहीं है, और मैंने क्या कहा था, फ्रीडम ऑफ विल का एग्जांपल क्या था, आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, चॉइस होनी चाहिए, आपकी आज़ादी होनी चाहिए, आपके पास ताकत होनी चाहिए डिसीजन लेने की, आपके पास इच्छा होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, डिटर्मिनिस्ट कह रहे हैं पहले से तय है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास चॉइस नहीं है, ठीक है। बारिश हो रही है बाहर, हमें छाता लेना पड़ेगा, हमारी चॉइस तो नहीं है छाता लेने का, बारिश के कारण हम छाता उठा ले रहे हैं, ठीक है। अगर गुस्से में किसी से लड़ाई की तो यह भी पहले से बने विचारों और आदतों का परिणाम होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया तो ये हमारे दिमाग में पहले से कुछ चल रहा होता है ना, पहले से ही चल रहा होता है, कुछ हुआ होगा दिमाग में बैठ गया है, अब चल रहा है वो, और एक दिन फूट गया बम की तरह। ये भी नियतिवाद डिटर्मिनिज्म है, ठीक है। पहले से ही चल रहा है दिमाग में, अब तो उड़ाएंगे, आज तो उड़ाएंगे, कल तो उड़ाएंगे, पर क्योंकि कुछ हुआ है। अगर कुछ हुआ है, पिछले घटनाएं कुछ हुई हैं, तो वो सामने एक ना एक दिन सामने आनी है। हो सकता है बहुत ही विध्वंसक रूप में आए, या हो सकता है नॉर्मल आए, तय ये करेगा कि कितना बड़ा कांड आपने किया है पहले पीछे। बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बुरी हरकतें हुई हैं तो सामने आएंगी ही आएंगी। यही है डिटर्मिनिस्ट थॉट। नियतिवादियों का मतलब यही है कि अब जो पिछले जो आपने किया है वो सामने आएगा ही आएगा। ये सोच के मत बैठिएगा कि आप सुप्रीम हैं और आपके सामने कुछ आने वाला नहीं है, वो आएगा ही आएगा, कोई भी हो। पी चिदम्बरम का एग्जांपल ले लीजिए, पहले जब वो गवर्नमेंट में थे उनको लगा कि हम सुप्रीम हैं, हमको कुछ होना नहीं हो जाना है, एनडीए गवर्नमेंट पे उठा के काला पानी में भेज दिया। समझ में आया? और आज जो सुप्रीम बन के घूम रहे हैं, एनडीए की गवर्नमेंट जो सुप्रीम बन के घूम रही है, जब कांग्रेस गवर्नमेंट में आएगी तो इनको उठा के तड़ी पार कर देगी। तो सबका हिसाब किताब होना है बारी बारी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें डिटर्मिनिज्म में, कि डिटर्मिनिज्म का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ भाग्य है, कहते हैं ना सब कुछ भाग्य है, ये नहीं है इसका मतलब। यही जो मैं बार बार बोल रहा था, भाग्य भगवान परलौकिक में ही जोड़ना है, भाग्य नहीं है, बल्कि इसका यह कहता है कि हर घटना के पीछे कोई कारण होता है और उसे समझकर हम भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। हर घटना के पीछे कोई कारण होता है और उसे समझकर हम भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं, ये कहता है डिटर्मिनिज्म। भाग्य से नहीं जोड़ना है इसको। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सवाल खड़ा होता है, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबल कौन है तब। तो यदि इंसान स्वतंत्र नहीं तो सजा कितना सही, सजा देना कितना सही है। अगर इंसान स्वतंत्र ही नहीं है तो सजा देना कितना सही है, ये डिटर्मिनिज्म के सामने एक सवाल खड़ा होता है। ठीक है, सवाल इतना ही खड़ा होता है, बस हम इनका आंसर नहीं देंगे क्योंकि सज़ा किसको देना है, सज़ा किसको देना है वो आगे आएगा कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जो डिसीजन आते हैं कि इसको सज़ा दे दो, फांसी दे दो, किस पे काम करता है हम उस पर बात करेंगे। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, ये होगा डिटर्मिनिज्म क्या कहता है कि पहले से तय है, यानी हमारे पास चॉइस नहीं है, फ्रीडम ऑफ विल नहीं है। अब हम ये पढ़ेंगे लिबर्टेरियनिज्म, स्वतंत्रतावाद, पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, फोकस करेंगे।
कि इंसान स्वतंत्र है। ये कहता है कि इंसान स्वतंत्र है, उसका भविष्य उसके फैसलों से तय होता है, उसका भविष्य उसका फैसलों से तय होता है, न कि पूरी तरह से परिस्थितियों से। डिटर्मिनिज्म क्या कह रहा था? परिस्थितियों से तय हो रहा है, पहले क्या किया है, आज होने वाला है तुम्हारे साथ वो। ये कहता है परिस्थितियों से नहीं, पूरी तरह से परिस्थितियों से नहीं तय होता है, उसके फैसलों से तय होता है। ठीक है, इंसान अपनी ज़िंदगी का मालिक है। काम का चुनाव, कपड़े का चुनाव, धार्मिक स्वतंत्रता, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, ये कोई परिस्थितियां तय नहीं कर रही हैं। ये कहता है स्वतंत्रतावाद। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लागू हो सकती है कि रिस्पॉन्सिबल बोला जा सकता है, जिसने काम किया है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। ये सीधा सीधा कहता है कि अगर आपने कुछ किया है तो वो आपकी ही डिसीजन है, आपकी ही गलती है, वो आप ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। परिस्थितियों पे नहीं डालेंगे पूरी तरीके से कि परिस्थितियाँ ऐसी थी, आपने किया है। ठीक है, अब कुछ समझ में आया स्वतंत्रतावाद में जो है, यानी इसको कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ विल, फ्री विल। इसमें जो कानून है, जो पनिशमेंट देने का आधार यही है। अभी बात कर रहे थे ना कोर्ट वोर्ट में क्या चलता है, कोर्ट कैसे डिसीजन दे देते हैं, तो कोर्ट में यही चलता है। ये जो स्वतंत्रतावाद है ना, इसी को मानता है वो कोर्ट। कानून, पनिशमेंट, ये सारी चीज़ें जो है इसी के आधार पर दिया जाता है। स्वतंत्रतावाद, फ्री विल, अगर वो फ्री विल नहीं मानेंगे, अगर आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे तो फिर सज़ा किसको देंगे? आपने गलती की है तो रिस्पॉन्सिबल आप हैं। ये यही कहता है स्वतंत्रतावाद। ठीक है, तो लॉ और जो जुडिशरी में जो चलता है वो स्वतंत्रतावाद को मानते हैं लोग। इसलिए जो आपने किया वो आपकी गलती है, आपको सज़ा मिलेगी। आपसे पूछते हैं ना, भाई तुमने चोरी तुम्ही ने चोरी की है? तो कहता हाँ सर जी, हम ही चोरी की। हाँ तो जाओ जेल। ठीक है, ये कहता है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे समन्वयवाद। ये डिबेट चल रहा है, फ्रीडम ऑफ विल का डिबेट। फ्रीडम ऑफ विल में दो चीज़ें हमने पढ़ ली डिबेट में। डिटर्मिनिज्म जो कहता है कि हमारी चॉइस नहीं है, पहले से तय है। दूसरा स्वतंत्रतावाद जो कहता है कि नहीं, सारे डिसीजन रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं, आपके पास चॉइस है, आपके पास सब कुछ है। ठीक है, अब समन्वयवाद क्या करता है? फ्रीडम ऑफ ये डिटर्मिनिज्म को और ये स्वतंत्रतावाद को, दोनों को साथ में लाता है। ठीक है, फ्री विल, स्वतंत्रतावाद, फ्री विल और डिटर्मिनिज्म दोनों को एक साथ मौजूद हो सकते हैं। ये कहता है ये समन्वयवाद कि कॉम्पैटिबिलिज्म। ठीक है, कॉम्पैटिबिलिज्म ये जो है ये कहता है कि फ्री विल और डिटर्मिनिज्म दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं और वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, समन्वय के साथ चलते हैं। इसे सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म कहते हैं। हम कॉम्पैटिबिलिज्म को सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। आई रिपीट, हम समन्वयवाद को सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि समन्वयवाद के अनुसार स्वतंत्र इच्छा क्या है? ठीक है, यही पढ़ रहे हैं हम कि समन्वयवाद के अनुसार स्वतंत्र इच्छा क्या है। तो समन्वयवाद के लिए स्वतंत्र इच्छा का मतलब यह नहीं है कि आप भौतिकी के नियमों को तोड़ सकते हैं, फिजिक्स के जो नियम है उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं, इरादों और मूल्यों के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, बिना किसी बाहरी दबाव या बाधा के। समझ में आया? आसान भाषा में समझ लेते हैं इसको कि जब तक आपको कोई बंदूक की नोक पर कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है या आपको जंजीरों से नहीं बांधा गया है, तब तक आप जो कर रहे हैं वो आपकी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं, भले ही आपकी वह इच्छा पहले से किसी कारणों से ही क्यों न तब पैदा हुई हो। डिटर्मिनिज्म क्या कहता है? पहले आपकी परिस्थितियां पहले ऐसे रही होंगी तब आप आज ऐसे हैं, ये बोलता है। तो ये कहता है समन्वयवाद कि आपकी परिस्थितियां पहले जैसी भी रही हों, आपकी परिस्थितियां क्या थी क्या नहीं थी, जो भी रही हों, हमसे उससे लेना देना नहीं है। आपको जो है, आपने गलती की है, डिसीजन मतलब आपकी ही फ्री विल थे, आपकी ही डिसीजन था, आपने ही गलती की है, तो रिस्पॉन्सिबल आप ही है जब तक आपको बंदूक के नोक पर कोई कुछ गलत करने को ना कहे। मतलब ये कि फ्री विल आपका है तब जब आपके पर दबाव नहीं डाला जा रहा है। जैसे ही आपके ऊपर दबाव आता है वैसे ही आपका फ्री विल ख़त्म हो जाता है।
यहाँ पे परिस्थितियाँ ये समन्वयवाद जो है डिटर्मिनिज्म को जो कहती है कि परिस्थितियाँ तय करती हैं, तो वो परिस्थितियों को मायने नहीं दे रहा है यहाँ पे पूरी तरीके से। कह रहा है कि आपकी फ्री विल है, लेकिन आपके ऊपर अगर कोई गन पॉइंट पे आपको कुछ करवा रहा है तब फ्री विल नहीं है, हम नहीं मानेंगे उसको। एग्जाम्पल है, मान लीजिए रेस्तरां में जो है एक मेन्यू में एक तरफ पिज़्ज़ा है, एक तरफ बर्गर है, ठीक है। आप कुछ देर सोचते हैं और जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का फैसला करते हैं, क्योंकि आपको चीज़ का जो स्वाद है ना पसंद है, आपको चीज़ का स्वाद पसंद है और आज आपका मन पिज़्ज़ा खाने का ही कर रहा है। आपका आज पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, आपको चीज़ का स्वाद पसंद है, पिज़्ज़ा और मेन्यू में पिज़्ज़ा बर्गर था, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो नियतिवाद के अनुसार, डिटर्मिनिज्म के अनुसार यहाँ पे आपका आपका जो डिसीजन है आपके अतीत के अनुभव, आपकी वर्तमान जैविक स्थिति और माहौल जैसे अनगिनत पिछले कारणों से पहले से ही निर्धारित था। मतलब नीतिवाद ये कह रहा है कि आपने बचपन में पिज़्ज़ा खाने की याद आई होगी आपको, पिज़्ज़ा देखते ही आपके दिमाग में उसका जो स्वाद है उसका प्राथमिकता मिल गई होगी, आपको सेंस मिल गया होगा कि यार बचपन में खाया था एक बार। रेस्तरां की जो माहौल है रेस्तरां का, वहाँ पे पिज़्ज़ा का जो खुशबू उड़ रहा है, खुशबू आ रही है खूब सारा, और आप बचपन के ख्यालों में गए थे यार पिज़्ज़ा तो खाया था एक बारी, आज खा लें। तो वो जो बैकग्राउंड की जो परिस्थितियाँ हैं ना वो तय कर रही हैं कि आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, ठीक है। और यहाँ समन्वयवाद क्या कहता है कि भले ही आपका निर्णय जो है निर्धारित था, भले ही आपका डिसीजन निर्धारित था पिछले तरीके से या किसी तरीके से, फिर भी यह आपकी स्वतंत्र इच्छा का कार्य था। क्यों? क्योंकि किसी ने आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए मजबूर नहीं किया है, ठीक है। गन पॉइंट पे किसी ने मजबूर आपको किया नहीं है, वो आपने ही ऑर्डर किया। भले ही आपने पिछले यादों की वजह से ही आपका जो डिसीजन तय हुआ हो, लेकिन आपको मजबूर तो नहीं किया गया ना। बारीक थिन लाइन समझ में आ रही है? डिटर्मिनिज्म और समन्वयवाद कैसे काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को, कैसे लेके साथ में भी चल रहा है, वो काउंटर भी कर रहा है उसको, कि भले ही आपका डिसीजन पहले से ही तय रहा हो, लेकिन आपको किसी ने मजबूर तो नहीं किया ना डिसीजन लेने से, ये ऑर्डर करने से। आपने वही चुना जो आप वास्तव में चाहते थे, ठीक है। आपको बर्गर चुनने से किसी ने रोका नहीं था कि आप बर्गर नहीं चुन सकते, लेकिन आपने अपनी आंतरिक इच्छा के आधार पर पिज़्ज़ा चुना। मतलब फ्रीडम ऑफ विल है, आपने ही चुना है। भले ही आपका डिसीजन पहले से तय था, लेकिन आपने को किसी ने गन पॉइंट पे तो नहीं बोला कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करो। तुमने सोचा, फिर तुमने पिछली इच्छाओं से तय करके तुमने ऑर्डर किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ने गन पॉइंट पे तय करवा दिया है। आपके पास ये भी चॉइस था, आपके पास चॉइस था कि आप बर्गर भी ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन ये आपकी इच्छा थी कि आपने पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया है, तो फ्रीडम ऑफ विल है आपके पास। तो समन्वयवाद का मानना है कि स्वतंत्रता का जो असली मतलब बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति है। मतलब बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति, बाहर से कोई आपको फोर्स तो नहीं कर रहा। दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने, एक फिलोसोफर थे आर्थर शोपेनहावर ने, इसे ऐसे समस्या, यानी कि इंसान वह कर सकता है जो वह चाहता है, लेकिन वह यह नहीं चाह सकता कि वह क्या चाहेगा। समझ में आया? इंसान वह कर सकता है जो वो चाहता है, लेकिन वह यह नहीं चाह सकता कि वो क्या चाहेगा। इसका मतलब है कि हमारी इच्छाएं निर्धारित हो सकती हैं, लेकिन उन इच्छाओं पर कार्य करने की स्वतंत्रता ही मायने रखती है। हो सकता है कि हमारी इच्छा निर्धारित हो पहले से, नियतिवाद कहता ही है ना, परिस्थितियां निर्धारित हो, लेकिन उन इच्छाओं पर कार्य करने की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, वही मायने रखती है। ये समन्वयवाद से मिलता जुलता बात कर रहे हैं। और समन्वयवाद में जो है दार्शनिक जो है ये आर्थर शोपेनहावर बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिसने किया है। तो समन्वयवाद, स्वतंत्रतावाद, ये दोनों मानते हैं कि जिसने काम किया है रिस्पॉन्सिबल, उसको जो गलत करेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा उस चीज़ की, जो सही करेगा वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी उठाएगा। तो हम रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं। तो ये दोनों किसके पक्ष में गए कि फ्रीडम ऑफ विल है। समन्वयवाद और स्वतंत्रतावाद ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ विल आपके पास है, और डिटर्मिनिज्म कहता है कि फ्रीडम ऑफ विल आपके पास नहीं है, ठीक। मैंने पहले ही बता दिया था कि डिसीजन लेने में
जुडिशरी जिस पे काम करती है डिसीजन लेने में वो है स्वतंत्रतावाद, फ्री विल, कि आपके पास फ्री विल है इसलिए हम आपको सज़ा देंगे। आप लोग ने एग्जाम्पल, बहुत लोग सोचते होंगे कि रेप हो जाता है तो यार, तो हम तो जो है सब कुछ पहले से ही तय है, तो फिर जो है हमको क्यों सज़ा मिल रही है, हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है, हम तो कठपुतली हैं। डिटर्मिनिज्म पे अगर हम जाएं तो रेप हुआ है किसी का, तो फिर हमको क्यों सज़ा दे रहे हो, तो पहले से तय है। डिटर्मिनिज्म पे अगर हम फोकस करें तो इसीलिए दुविधा बन जाती है। तब इसीलिए हमें फ्रीडम ऑफ विल का जो स्वतंत्रतावाद है उस पे आना पड़ता है जुडिशरी के लेवल पे, कि हमें सज़ा देनी है, किसी ने गलती की है हमें सज़ा देनी है। हम इतना फिलोसफिकल नहीं हो सकते कि हम डिटर्मिनिज्म को मान ले, इससे क्या होगा कि न्याय व्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी, किसको सज़ा दें। इसीलिए स्वतंत्रतावाद को माना जाता है कि आपने गलती की है, सज़ा आपको ही मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको डिबेट अब चलता होगा, रोड पे डिबेट चले ना, तो दिमाग में रखना है कि नहीं भाई, भगवान के जो भाग्यवादी लोग हैं भाग्य में जोड़ें, आपको वहाँ नहीं जोड़ना है, आपको नियतिवादी वाले से के पास भी नहीं जाना है। आपको डिसीजन लेना है तो आपको स्वतंत्रतावाद की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप ये लोक पे रहते हैं, यहाँ रहते हैं, पारलौकिक का पारलौकिक देखे। समझ में आया जुडिशरी में क्या काम करता है? स्वतंत्रतावाद, किसी को सजा देनी है। अगर हम डिटर्मिनिज्म को मान लेंगे तो हम तो किसी को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं ठहरा पाएंगे, तो फिर सजा किसको देंगे? कोई गलती करेगा तो उसको सजा देने के लिए हमें स्वतंत्रतावाद को मानना पड़ेगा। जुडिशरी उसी पे काम करती है, और केवल जुडिशरी स्वतंत्रतावाद पे केवल उसी पे नहीं काम करती है, और सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर पूरी तरीके से होल एंड सोल माना जाए आपका एवरेज रूप में, तो उसको मानती है वो। अगर नहीं मानेगी तो सज़ा नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो इंसान को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, लेकिन जो है संवेदनशीलता को भी साथ साथ जो है संवेदनशीलता के साथ जैसे सुधार की व्यवस्था भी साथ में चलती है जुडिशरी में। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हम किसी को ठहरा दिए कि हाँ आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो केवल इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल उसने कुछ किया तो वही देखेंगे, और सारे फैक्टर देखेंगे हम, उनकी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, एथिक्स में जो फ्रीडम ऑफ विल का विवाद मूल रूप से इंसान की जिम्मेदारी को लेकर था। ठीक है, एथिक्स में फ्रीडम ऑफ विल का जो डिबेट है ना, वो इंसान की जिम्मेदारी को लेकर है, कि इंसान को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं कि न ठहराएं, उसका फ्रीडम ऑफ विल है कि नहीं है। तो यहाँ पे है, कुछ लोग कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ विल है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे दो लोग को हम मान के चलेंगे, दो लोग, ये डिबेट अभी चलता रहेगा, ये डिबेट का कोई फाइनल आंसर नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि डिबेट है इसका। तो ये दो डिबेट में भी स्वतंत्रतावाद को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हमें न्याय व्यवस्था चलानी है। ठीक है, तो अब सवाल है कि क्या हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं या हालात जिम्मेदार हैं, ये सवाल आता है। यह सवाल जो है न्याय व्यवस्था, शिक्षा, धार्मिक दृष्टिकोण और समाज सुधार जैसे हर क्षेत्र में बहुत गहरा असर डालता है, इस तरीके का कि हम रिस्पॉन्सिबल है भी या नहीं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है? न्याय व्यवस्था जो है भारत और विदेश दोनों में, ठीक है, मानती है कि हर इंसान को सही व गलत की समझ है। ये न्याय व्यवस्था बोल रही है कि हर इंसान को सही और गलत की समझ है, इसलिए वो अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है। ये सोच जो है लिबर्टेरियन व्यू है, स्वतंत्रतावाद वाला दृष्टिकोण है, ये से मिलती है, यानी फ्री विल का सिद्धांत है। यहाँ पे फ्री विल का सिद्धांत लागू होता है स्वतंत्रतावाद वाला। ठीक है, अगर न्याय व्यवस्था में हमें अगर किसी को सजा देना है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि हाँ कि फ्री विल है। अगर फ्री विल हम किसी का नहीं मानेंगे कि किसी के पास फ्री विल ही नहीं है, तो हम किसी को सजा नहीं दे पाएंगे। आपने सोच समझकर पूरे डिसीजन के साथ कोई गलत काम किया है, अच्छा काम किया है, तो उसको लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। अगर आपने गलत काम किया है तो आपको स्वतंत्रतावाद जो जुडिशरी मानती है, जो देश और विदेश दोनों की, जो वो स्वतंत्रतावाद के अकॉर्डिंग फ्री विल मानेगी। स्वतंत्रतावाद का सीधा मतलब मान लीजिएगा कि फ्री विल, आपके पास फ्री विल है, आप ही ने किया है। जुडिशरी पूछती है कि आपने गलत किया, आपने चोरी की है, आपने हत्या की है, पूछती है आपसे, आप कहते हैं हाँ या आप कहते हैं ना, तो फिर ना कहेंगे तो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और फिर पूरी तरीके से नाप ताप के आपने किया होगा तो आपको नाप दिया जाएगा, नहीं तो पैसा खिला के निकल जाइएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि फ्रीडम ऑफ विल है और जुडिशरी इसी पे काम करती है, स्वतंत्रतावाद पे। आपको मानती है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ विल है, सही गलत की समझ है, आपने गलत काम किया है। ठीक है, अगर किसी ने चोरी की है, अदालत पूछेगा आपसे कि क्या आपने चोरी की है, जानबूझकर चोरी की है, आप कहेंगे हाँ, तो कहेंगे चलो भैया आपको सजा मिलेगी। समझ में आया?
आप बाहर रोड पे कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, अगर कोई धार्मिक एंगल लेके आ जाता है, बात ये है ना कि लोग धार्मिक एंगल को और जो यहाँ के ये लोग का एंगल है ना, दोनों को मिक्स कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। होता ये है कि जब कोई बोले ये कि बाहर धार्मिक बात लेके आना, तो बोल देना कि जाओ परलोक में तुम, धार्मिक एंगल यहाँ मत एंगल लाओ, यहाँ ये लोग हैं, यहाँ पे मनुष्य रहते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं भगवान के पास जाओ तुम। भगवान ने भेज दिया यहाँ पे, अपना न्याय व्यवस्था अपने तरीके से काम करिए, तो अगर तुमने गलत काम किया तो हम तुम्हें जुडिशरी में तुमको नापेंगे। अगर तुमको बोलना है कि भगवान ने किया है, हाँ तो जाओ तुम भगवान के पास। यहाँ की व्यवस्था जो है इंसानों की बनाई हुई व्यवस्था है, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। भगवान का कोई संविधान होगा तो हम जब वहाँ जाएंगे तो हमारे भगवान बोलते हैं ना कि हमारा शरीर आत्मा से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो आत्मा जब जाएगी तो वहाँ फैसला होगा, अपने तरीके से वो करेंगे, हम शरीर का फैसला करेंगे, क्योंकि हमें दिखाई यही दे रहा है। अगर न्याय व्यवस्था अगर इस चीज़ों को नहीं मानेगी तो गड़बड़ हो जाएगा काम। रोड पे आप जाते होंगे, कहीं कुछ गलत हो जाता है तो अरे 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 बात सब पहले से तय है, सब पहले से तय नहीं मानना है, वहाँ पे तुरंत एक्शन लेना है उस पर। ठीक है, धार्मिक एंगल को अलग रखना है, आपका ये लौकिक एंगल अलग रखना है। आपको समझ में आ गया होगा, आप कुछ भी गलत होता है, कुछ भी सही होता है, तो आप दिमाग में आपका पिक्चर क्लियर होगा कि किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ विल का डिबेट बहुत लंबा है, लेकिन फ्रीडम ऑफ विल का डिबेट आपके लिए एग्जाम के अकॉर्डिंग इतना काफ़ी है कि आपको इतना पता चल जाए कि आपको स्वतंत्रतावाद पे फोकस करना है ज़्यादा, कि स्वतंत्रतावाद मानता है कि फ्री विल है, और फ्रीडम ऑफ विल का मतलब भी हमने समझा दिया। एक बार रिकैप करेंगे कि क्या है, क्या क्या पढ़ा हमने। रिकैप में हमने ह्यूमन एक्शन पढ़ा है, ह्यूमन एक्शन में हमने वॉलंटरी एक्शन पढ़ा है, इनवॉलंटरी एक्शन पढ़ा है। वॉलंटरी एक्शन में हमने जो है कॉग्निटिव वॉलंटरी एक्शन पढ़ा, हैबिचुअल वॉलंटरी एक्शन पढ़ा। अब उसमें कॉग्निटिव वॉलंटरी एक्शन में भी हमने मोरल एक्शन, मोरल इमोरल नॉन मोरल को लिंक करके पढ़ा। फिर हैबिचुअल वॉलंटरी एक्शन में हमने मोरल नॉन मोरल इमोरल को कनेक्ट करा। फिर हमने फ्रीडम ऑफ विल पढ़ा कि फ्रीडम ऑफ विल क्या होता है। 4 चीज़ें बताई थी उसमें, आपकी स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, डिसीजन लेने की ताकत होनी चाहिए आप में, ठीक है, ऑप्शन होने चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। ये 4 होगी तो फ्रीडम ऑफ विल होगा। फ्रीडम ऑफ विल को क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंसानों को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है कि उन्होंने सही किया है कि गलत किया है, तो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके, इसलिए फ्रीडम ऑफ विल को मानना है। फ्रीडम ऑफ विल में हम 2 दृष्टिकोण पढ़ते हैं, 2 अप्रोच है, इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी। ईस्टर्न फिलोसफी में हमने भगवद गीता पढ़ा था, कर्म का सिद्धांत, जिसमें फ्रीडम ऑफ विल बोला है कि कर्म आपका फ्रीडम ऑफ विल है। वेस्टर्न फिलोसफी में इमैनुअल कांट को पढ़ा हमने। इमैनुअल कांट कहता है क्या है, आपके पास चॉइस है तभी आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, चॉइस नहीं है आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर क्या पढ़ा, जीन पॉल सार्त्र को पढ़ा, जिसमें अस्तित्ववाद आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि फ्रीडम ऑफ विल का डिस्प्यूट क्या है, इसके बारे में डिटर्मिनिज्म क्या कहता है पहले से तय, आपकी चॉइस नहीं है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, स्वतंत्रतावाद, ठीक है, वो कहता है आपके पास फ्रीडम ऑफ विल है, न्याय व्यवस्था इसी पे काम करती है। तीसरा हमने क्या पढ़ा, समन्वयवाद, ठीक है। समन्वयवाद क्या कहता है, पहले का आपने जो भी किया उसे कोई लेना देना नहीं है, आपके पास फ्रीडम ऑफ विल है, दोनों मानते हैं कि फ्रीडम ऑफ विल है, ठीक है। न्याय व्यवस्था अभी आज की न्याय व्यवस्था किस पे काम करती है, विदेश और देशों दोनों की, वो मानती है कि मनुष्य के पास फ्रीडम ऑफ विल है, वो सोच सही क्या है गलत क्या है वो मानती है, ठीक है। इसी पे जुडिशरी काम करती है ताकि ये लोक की व्यवस्था जो है बनाई जा सके। पारलौकिक दुनिया में जाएंगे तो व्यवस्था गड़बड़ नहीं बना पाएंगे, हम सोचेंगे तो हम ये लोक में रहते हैं, तो ये लोक की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम फ्रीडम ऑफ विल मान लेंगे कि इंसान की है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, PDF का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS। धन्यवाद।